अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 के असाइनमेंट्स करेंगे। तो फर्स्ट असाइनमेंट हमारे पास आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है कि एक डायग्राम बनी है फिगर हमारे पास। इसमें ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये इसका साउथ पोल है। ये बैटरी अटैच है हमारे पास और बैटरी हमारे पास अटैच है और इसमें करंट की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एंड से यू मूव करता हुआ ये रॉड से मूव कर रहा है। तो हमारे पास पहला पार्ट है ऑन द फिगर ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड। जब आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे, इस स्विच को हमने यहाँ से अगर क्लोज कर दिया तो ऑब्वियसली करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना शुरू करेगा। ये हमारे पास पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन यूँ जाएगी और यहाँ ब्रास स्ट्रिप से होते हुए, क्योंकि ये जो रॉड है हमारे पास ब्रास स्ट्रिप के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी और यहाँ से करंट इस तरह मूव करता हुआ यहाँ से इस डायरेक्शन में अपना लूप और साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा ए पार्ट का, कि हमारे पास रॉड में करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है कि स्टेट विच वे द रॉड मूव्स व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड। यानी जब हम रॉड को स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास रॉड मूव करेगा। क्वेश्चन है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। चलें, इसके लिए हमें राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग कि थंब को अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ करते हैं, करंट क्योंकि इसमें रॉड में लेफ़्ट टू राइट है, तो अगर हम अपनी राइट हैंड का थंब बिल्कुल पाम रूल लगाने के लिए राइट हैंड ओपन करके और थंब को करंट की डायरेक्शन में करें और फिंगर्स को हम नॉर्थ से साउथ पोल, यानी फिंगर्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में करना है जो कि डाउनवर्ड है। फिंगर्स को डाउनवर्ड करें, थंब को राइट साइड पे करें, तो हमारे पास जो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी वो ऑब्वियसली इनवर्ड लगेगी। इस तरह रॉड अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा कि द रॉड मूव्स इनवर्ड। ये हमने पाम रूल स्टडी किया हुआ है, राइट हैंड पाम रूल। आप खुद भी अप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सी क्वेश्चन है, सी पार्ट है स्टेट द इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ द रॉड व्हेन द करंट इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम इसमें करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट को इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होगा। जैसे ही हम करंट इंक्रीज़ करेंगे तो हमें आइडिया है कि करंट इंक्रीज़ करने से फोर्स भी एक्चुअली इंक्रीज़ हो जाती है। तो व्हेन करंट इंक्रीजेस द फोर्स ऑन रॉड आल्सो इंक्रीजेस। क्यों भाई ये इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है रॉड पे लगने वाली फोर्स, उसका फार्मूला है F=ILB। तो इसमें क्लियर है कि जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास फोर्स भी इंक्रीज़ करेगी और जब फोर्स इंक्रीज़ करेगी हैंस रॉड मूव्स फास्टर। तो जैसे ही करंट बढ़ाएंगे और स्विच ऑन करेंगे तो रॉड बहुत फास्टली मूव करेगा इनवर्ड। सेकंड पार्ट है द करंट इज़ रिवर्स। जब हम इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से हमारे पास क्या होगा, हमें पता है जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की जाए तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स होती है। तो पहले इस रॉड में फोर्स इनवर्ड लग रही थी, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो इसमें फोर्स आउटवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से रॉड जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा। होप सो क्लियर है आपको। नेक्स्ट सेकेंड असाइनमेंट हमारे पास है प्रूव दैट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डू वर्क ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने प्रूव करना है और प्रूव ये करना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वो कोई वर्क डन नहीं करता। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो इसमें हमारे पास क्लियर है कि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल और हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट है। तो अगर हम बात करें कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इवन अगर ये चार्ज सर्कुलर की जगह हेलिकल पाथ में भी मूव करे तब भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नज़र आ रहा है कि फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब चूंकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास परपेंडिकुलर ही होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी इसी तरफ बनेगी जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हमारे पास एफ और डी में एंगल 90 बन रहा है। क्योंकि हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन के लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल देके हमारे पास 90 बन रहा है। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है FD cos थीटा। जब इसमें थीटा की जगह हम 90 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 90 की वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से हमारे पास टोटली वर्क डन 0 आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली वर्क डन नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 12.3 है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी स्ट्रेंथ ये
1.2 क्रॉस 10 की पावर -3 टेस्ला दी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास गिवन है और इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड गिवन है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो स्पीड हमने इलेक्ट्रॉन की लिख दी 2 क्रॉस 10 की पावर 7 और इसमें कुछ दो वैल्यूज़ हमें मजीद रिक्वायर होंगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वैल्यू होती है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हमने भी रेडियस फाइंड करना है। अब हमने अगर इसके लिए फार्मूला यूज़ करें तो रेडियस के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट विल बी R इक्वल्स टू mv/qb। तो अगर मैं ये फार्मूला देखूं कि हमारे पास ये कहाँ से आया, तो हमें पता है कि जब कोई चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमारे पास उसमें मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होती है। तो चूँकि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हम लेते हैं QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यूज़ करते हैं mv²/r। तो इसमें अगर मैं कैंसिलेशन करूं और रेडियस को सेपरेट करूं तो हमारे पास रेडियस बनेगा mv/qb। तो बेटा हमने यही फार्मूला यहाँ रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया है। इसमें अगर मैं तमाम गिवन वैल्यूज़ पुट करूँगा तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा 9.49 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर। इससे आप 0.0949 मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 12.4 है। इसमें डाटा गिवन है कि हमारे पास एक सॉलिनाइड है और सॉलिनाइड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर हम सॉलिनाइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर लेते हैं तो लेंथ का हमारे पास ऐसा यूनिट मीटर है। तो हम पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 300 है। वायर में करंट 5 एम्पेयर पास कर रहा है। हाउ स्ट्रॉन्ग अ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर इनसाइड अ सॉलिड। हमने सॉलिनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और इस फार्मूले के लिए हमें म्यू नॉट रिक्वायर होगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास। अब हम यहाँ सॉलिनाइड के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिकली सॉलिनाइड के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें स्मॉल एन एक्चुअली है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो n/l में ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी डाटा में गिवन है। मैं यहाँ वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 1.25 क्रॉस 10 की पावर -2 टेस्ला, जिसे हम 0.0125 टेस्ला भी लिख सकते हैं। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 12.5 है हमारे पास। इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है दैट इज़ 0.8 टेस्ला जो कि परपेंडिकुलर है डिस्क के और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब रेडियस 2 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो हम इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। अब चूँकि परपेंडिकुलर पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड डिस्क के, हमें ये आइडिया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्क के परपेंडिकुलर पास करती है और हमें फ्लक्स का जिक्र करना हो तो हमें एक बात क्लियर है कि जब कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो लेकिन उसमें हम फ्लक्स जब बात करते हैं तो हम एरिया की बजाय एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्लियर है कि सरफेस तो परपेंडिकुलर है लेकिन एक्चुअली एरिया वेक्टर पैरेलल है जिसकी वजह से एंगल हम यहाँ 0 डिग्री लेंगे बिकॉज एंगल हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान लेते हैं और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। अगर मैं इसमें फार्मूला यूज़ करूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का दैट इज़ B.A, ओपन करेंगे B cos थीटा आएगा। इसमें मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया हमारे पास चूँकि ये एक डिस्क है और डिस्क का रेडियस है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमारे पास एक्चुअली होगा πr² के। तो एरिया की मैं बात करूँ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि सर्कुलर शेप का है तो उसमें एरिया बनेगा πr²। एक ही जगह मैंने उसका फार्मूला पुट किया। जब मैं इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने 1.005 क्रॉस 10 की पावर -3 वेबर्स है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 12.6 असाइनमेंट है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 200 टर्न्स दिए हुए हैं। उसके बाद ईच पीस ऑफ वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास ये वैल्यू गिवन है जो हमने डाटा में लिखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास 12 मिली टेस्ला है क्योंकि इसका ऐसे यूनिट टेस्ला होता है तो मिली रिमूव करेंगे उसकी जगह हम 10 की पावर -3 पुट करेंगे और हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है n∅, अगर मैं phi को ओपन करूं तो दैट इज़ BA। तो n B और तीनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। जब मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.6 10 की पावर -3 वेबर टर्न्स और इसको अगर आप 10 की पावर रिमूव करेंगे तो हमारे पास 0.0096 वेबर टर्न्स में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद लास्ट असाइनमेंट हमारे पास है।
कि एक लूप है वायर की, उसमें मैग्नेट। लास्ट असाइनमेंट हमारे पास है कि एक लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। हमारे पास एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 0.6 टेस्ला है, जो कि मैंने डाटा यहाँ मेंशन किया है। द एरिया ऑफ लूप बिगिंस टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट। उसमें जो एरिया है वो श्रिंक कर रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है एट कांस्टेंट रेट, और इस रेट से। अब ये हमें पता है कि जब रेट की बात है तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मीटर स्क्वायर तो एरिया का यूनिट है कि 0.8 मीटर स्क्वायर एरिया श्रिंक हो रहा है पर सेकंड, यानी एक सेकंड में। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है क्योंकि एक लूप की बात हो रही है, और ये जो 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है जिस रेट से एरिया श्रिंक हो रहा है, तो ये एक्चुअली एरिया में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसको रेट का भी नाम दिया है कि हमारे पास एरिया श्रिंक हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेट, यानी पर सेकंड। तो ये एक्चुअली डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और जो कि हमारे पास यूनिट से भी क्लियर है। क्वेश्चन है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सिंपली हम फैराडेज लॉ यूज़ करेंगे। फैराडेज लॉ है E इज इक्वल्स टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब मैं डेल फाई को ओपन करता हूँ तो हमें पता है बी ए, हम फाई की जगह बी ए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो उसे डेल्टा से हम बाहर ले आएंगे। बी को डेल्टा से बाहर लेंगे क्योंकि एक्चुअली सिर्फ एरिया ही चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो न्यूमेरिकल में तीन हमारे पास वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.48 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि जब हम उसका एरिया चेंज करेंगे 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एक सेकेंड में, तो हमारे पास जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज होने की वजह से वो होगा 0.48 वोल्ट। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप काइंडली लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।